गाइस वेलकम टू जीटीएल। मैं हूँ साहिल सिंह और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए सर्टेन फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स दैट जो भी ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है वो एक दूसरे पे फोर्स लगाता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ हमारे पास दो बॉडी है m1 m2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो r। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस दैट इज m1 m2 एंड f इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज़ f इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के टर्म में बोलेंगे 1/r स्क्वायर और इसको बोल सकते हैं f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर और f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दोनों का मतलब सेम होगा। तब देखिए इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r स्क्वायर। और जैसा कि प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो लगा है वो g है। तो f इक्वल्स टू क्या हो गया, g इंटू m1 m2/r स्क्वायर। ओके, जैसा कि मैंने बताया g इज़ कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब उसको हम लोग रीअरेंज कर दें तो g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f इंटू r स्क्वायर बाई m1 m2। ग्रेविटेशन का वैल्यू होता है उसको कैलकुलेट करके लाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे बस ये जान लीजिए कि NSI इट्स वैल्यू इज़, जो जी का वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर क्यों होता है, आपको फार्मूले में दिख रहा होगा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और मास का यूनिट होता है kg। इसके वजह से जो इसका यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है। एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू ऑफ g टेल अस दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडी इज वेरी स्मॉल। मतलब कि देखिए g का जो वैल्यू वो कितना छोटा है, 10⁻⁻11 है। ओके, तो ये क्या दिखाता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत वेरी स्मॉल फोर्स। ओके, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट। फिर आप सोचते होंगे कि जो पहाड़ होता है या फिर दो पहाड़ होता है उसका तो वेट बहुत ज़्यादा होता है, फिर वो एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों नहीं होता। इसके लिए हम ये फार्मूला जब देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर आप कंसीडर करते हैं कि किसी चीज़ का वेट 10,000 किलो है और सेकंड वाले का 1 लाख kg भी है, 10,000 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁴ और 1 लाख को लिख सकते हैं 10⁵। ठीक है, और बाई अगर इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 10 मीटर था तो इसका स्क्वायर हो गया 100। अगर इसी को हम लोग कैलकुलेट करें तो ऊपर होगा 10⁹ और नीचे होगा 10⁻²। फिर क्या होगा, अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तो होगा ऊपर 10⁻7। नाउ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻7। अभी भी क्या है कि -4 ज़्यादा है, मतलब कि -11 में से 7 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माउंटेन जिसका वेट उतना ज़्यादा था फिर भी यहाँ पे ग्रेविटेशन का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, बहुत ही छोटा। इसके वजह से क्या होता है कि जो दो माउंटेन होते हैं वो अपने आप में ऑटोमेटिकली एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। ओके, तो कि इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।